अगेन गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। सॉरी वो लास्ट वाला वीडियो अपना जो है ना 10 मिनट्स का होकर ही स्टॉप हो गया बिकॉज़ किसी का कॉल वगैरह आ गया था, तो इसी वजह से वो एकदम से ही कट हो गया। अभी हम उससे आगे वाला जो पार्ट है अपने चैप्टर काठमांडू का, जो 6 पॉइंट चल रहा था, जिसमें हमने फ्रूट सेलर का पार्ट पढ़ा था कि हमारे राइटर विक्रम सेठ कहते हैं कि मुझे जो है फ्लूट सेलर से, यानी कि फ्लूट जो है वो मुझे शुरू से ही पसंद रही थी। और उसके अलावा वो बताते हैं कि एक अलग ही प्रकार की आवाज़ होती है, जैसे हर जगह की अपनी एक पहचान होती है। जापान में है शाकुहाची है, और इसके अलावा जो है दक्षिणी अफ्रीका में भी एक अलग प्रकार की बांसुरियाँ हैं। मतलब सब जगह के बारे में बता रहे हैं। जो चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ में यानी कि चीन जो है, चीन में भी अपनी एक अलग प्रकार की बांसुरी बजती है। तो वो सब जगह के बारे में बता रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी एक पहचान होती है, अलग अलग प्रकार की बांसुरियाँ उसके पास। लेकिन यहाँ जो ये बांसुरी बेचने वाला था ना, उसके पास तो हर प्रकार की बांसुरी थी। उसकी सिर्फ अपनी एक ही प्रकार की बांसुरी उसके पास नहीं थी, उसके पास तो हर प्रकार की बांसुरी थी, चाहे वो सरकंडे की तरह की हो, रिकॉर्डर के तरीके की हो, जापान की शाकुहाची बांसुरी हो, जापान की वाली, या फिर अपने इंडियन जो है कल्चरल संस्कृति या फिर शास्त्रीय संगीत की बांसुरी हो, या जो अपना दक्षिणी अमेरिका है वहाँ वाली बांसुरियाँ हो, चाहे वो चीन वाली हो। हर प्रकार की बांसुरियों की धुन वाली बांसुरियाँ उसके पास थी। और सभी प्रकार की बांसुरियों का अपना एक अलग तरीका होता है, और एक अलग ही प्रकार से बजाने का तरीका, और उसकी धुन भी अलग ही होती है। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। यहाँ पर हमारे राइटर जो विक्रम सेठ है वो कहते हैं कि प्रत्येक बांसुरी का बजाने का अपना तरीका अलग होता है, और उसमें अलग अलग हिस्सों पर उंगली रखने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। और बांसुरी में जो छेद होते हैं, उन छेद में जो स्पेस यानी छेद या स्पेस जो होता है, उसकी भी जो वो कम है या ज़्यादा, वो भी अलग अलग तरीके से होता है। आगे वो कह रहे हैं इट वीव्स इट्स ऑन एसोसिएशन। यहाँ वो कह रहे हैं कि प्रत्येक बांसुरी की अपनी खुद की एक अलग ही प्रकार की स्वर ध्वनि होती है या संगीत होता है। येट टू हियर एनी फ्लूट इज इट सीम्स टू मी टू बी ड्राउन इन टू द commonality of all mankinds, to be moved by music closest in its phrases and sentences टू द ह्यूमन वॉइस। आगे वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिर भी मुझे ऐसा लगता है, विक्रम सेठ कह रहे हैं कि वैसे तो हर बांसुरी की अपनी पहचान होती है, अपने स्पेस होते हैं, अपनी ही धुन होती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी भी बांसुरी को सुनते हैं और ध्यानपूर्वक अगर उस ध्यान बांसुरी की धुन को समझते हैं, तो कोई भी इंसान जो है उससे हिप्नोटाइज हो सकता है और उसकी धुन की तरफ खिंचा जा सकता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे बांसुरी को सुनना और उसकी तरफ अपने आप के रूप में खिंचे चले जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है एक ह्यूमन वॉइस, कि मानव की जो आवाज़ होती है ना, उससे किस प्रकार से मतलब उसके ताने बाने बुने हुए होते हैं, कितनी वो उससे जुड़ी हुई होती है, कितना वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसा ही मैं बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ कि बांसुरी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। ये मेरे लिए इंसान के भावों को समझने का और उसके प्रति जो है आकर्षित होने का एक बहुत ही अलग माध्यम मुझे हमेशा से प्रतीत होती आई है। आगे देखिए, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इट्स मोटिव फोर्स टू हिज लिविंग ब्रीथ इज टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन। कि इसकी जो आवाज़ होती है ना, इसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही मोटिवेशनल होती है। यहाँ पर वो मोटिव बता रहे हैं कि ये बहुत ही प्रेरणा देने वाली होती है, क्योंकि इसमें जब बजाया जाता है तो इंसान जब इसे बजाता है तो अपनी सांसें कभी ऊपर कभी नीचे की तरफ लेता है। इसीलिए यहाँ पर जो है फिर भी इसे बजाय रखने के लिए इंसान को लगातार रुक कर ही सही, लेकिन फिर भी सांस लेने की आवश्यकता तो होती ही है। इसीलिए मुझे ये इंसान के मन के भावों को दर्शाने का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम दिखाई देता है। लास्ट पैराग्राफ इज दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू families phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do.
अब यहाँ देखिए, पहले तो कभी कभी मैं अपने ही बांसुरी को लेकर जो अपने मन में विचार विमर्श करता था, जो सोचता था, जिस प्रकार के तर्क वितर्क करता था ना, तो पहले तो मुझे खुद अपनी ही बात पर आश्चर्य होता था कि बांसुरी जो है मतलब बांसुरी से कोई इतना ज़्यादा प्रभावित कैसे हो सकता है, या बांसुरी में ऐसा क्या है जो मैं उससे इतना प्रभावित हो रहा हूँ, इतना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। लेकिन जब मैं फिर उसके बाद मुझे काफ़ी समय बाद अपनी जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, उसके बाद मुझे समय मिला कि मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मैं अब्रॉड में रहा या विदेश में रहा। और जब मैं अब्रॉड में रहने के बाद वापस अपने देश, अपने इंडिया लौटा ना, तब मैंने उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मुश्किल से दिया। मुश्किल से ही मैंने, मतलब पहले मैं बहुत नोटिस करता था, लेकिन फिर मैंने इतनी छोटी छोटी बातों पर मुश्किल से ही ध्यान दिया, क्योंकि शायद ये रियलिटी थी कि निश्चित रूप से मैंने उनको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी थी जितना कि मैं अब देता हूँ। उस समय मेरा ध्यान जो है हट गया था, लेकिन फिर से जब मैं अपनी यात्राओं के दौरान होता हूँ, तब मेरा दिमाग जो है सिर्फ हर चीज़ को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करती है। और उसी ऑब्जर्व करने के दौरान जो है मैंने इस फ्लूट सेलर को भी ऑब्जर्व किया, इसकी भावनाओं को समझा, इसके मन के तर्क को समझा, और मैं जान पाया कि ये मानवीय भाषाओं का एक तरीका होता है, जो 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 भावनाओं को जो है बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति अपनी धुन के आधार पर आसानी से निकाल सकता है। उसका तर्क मेरा ये था कि बांसुरी को बजाने में इंसान के सांस लेने की उसे आवश्यकता होती है। वो उसे बजाते समय कभी सांस लेता है, रुकता है, फिर उसे बजाता है, लेकिन अगर उसे बजाना है तो लगातार सांस देनी ही पड़ेगी। अर्थात जिंदगी का अर्थ उसने निकाला है कि जिंदगी को यदि जीना है तो जिंदगी में उतार और चढ़ाव तो लगातार आते ही रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करना ही है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो देखो बेटा, आपने इतना तो देखा होगा कि मोस्ट ऑफ चैप्टर जो था वो उसके फ्लूट सेलर पर हमारे 3 पॉइंट्स हैं इसमें, और इसके अलावा 5th नंबर का पॉइंट उसके थकने पर है। लेकिन सिर्फ 4th पॉइंट ऐसे थे जिसमें उन्होंने अपनी काठमांडू की जो यात्रा थी उसके बारे में, या जर्नी जो थी उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया है। तो इन दिस चैप्टर फर्स्टली वी रीड अबाउट द पशुपतिनाथ टेम्पल, एंड वी know that the only Hindus allowed in Pashupati temple. After that we read the बौद्ध टेम्पल, बुद्धनाथ स्तूप के बारे में, और उसमें हमने वहाँ ये पढ़ा था कि यहाँ जो है कंपैरिजन ऑफ द पशुपतिनाथ टेम्पल, यहाँ बहुत शांति होती है, लेकिन बाहर जो है काफ़ी सारे हॉकर्स, अलग अलग प्रकार की नेपाली चीज़ें, एंटिक चीज़ें जो थी, इसके अलावा सिल्वर की चीज़ें जो थी, ये सारी बिकती रहती हैं। लेकिन अगर अंदर की तरफ जाया जाए बौद्धनाथ स्तूप में, तो यहाँ एक बहुत ही शांति का माहौल यहाँ देखने को मिलता है। लाइक एज अ हेवन, फीलिंग लाइक एज अ हेवन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। तो ये इस प्रकार की उन्होंने दोनों ही जगह की यात्रा में जो उनका एक्सपीरियंस रहा था वो उन्होंने बताया। और पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में तो हमने ये भी जाना था कि इस मंदिर के चारों तरफ जो है एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है बागमती नदी। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ ली थी। आफ्टर दैट जो है उनका अपना लगाव जो था फ्लूट से या बांसुरी से, उनके जीवन में कितना अटैचमेंट रहा, कितना लगाव रहा, उसके बारे में हमने जो है 4 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। होप दैट आप सबको चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने आपको हार्डवर्ड्स सारे बता दिए थे। अपने हार्डवर्ड्स जो है अपनी कॉपी में कर लेना, क्वेश्चन आंसर्स कर लेना। And this chapter is written by the Vikram Seth and extract from the Heaven Lake. I again repeat this. Have a good day.